गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप आप लोग सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। जो प्रीवियस 3 टॉपिक रिफ्रैक्शन में हमने पढ़े, क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, रिफ्रैक्शन आया कहाँ से। फिर स्टूडेंट हमने पढ़ा कि मीडियम कैसा होता है। फिर स्टूडेंट ने पढ़ा हमने कि डेविएशन क्या होता है। आज हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हमारे टॉपिक में है, ये हमारे बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछा था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट, अब पहली बात तो सोचो कोई चीज लॉ कब बनता है। लॉ कब होता है बेटा, जब कोई चीज हर एक कंडीशन में एक ही रूल को फॉलो करना शुरू कर देता है बेटा, वो लॉ बन जाता है। whenever any material or whenever any rule or phenomena getting to different at every point, हर एक पॉइंट पे वो दृढ़ हो जाता है, थोड़ा निश्चित हो जाता है, तो समझ लेना कि बेटा वहां पे क्या होता है कि आपका वो लॉ बन जाता है। इसमें लॉ इसलिए बना क्योंकि टेस्ट किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, थ्योरीज फॉलो की गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए गए, सारी चीजों को सामने लाया गया। रिफ्रैक्शन में बेटा तो क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ता है। रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं, और जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है तो क्या क्या चीजें मेंटेन होती हैं, क्या बदल जाती हैं, क्या नहीं बदलती हैं। तो स्टूडेंट, इंसिडेंट रेज, इंटरफेस क्या होता है, मैंने बार बार बताया है। इंटरफेस बेटा वो मीडियम होता है, इंटरफेस आपका वो मीडियम होता है जहां पे आप चीजों को, जहां पे सारी चीजें या दो मीडियम हमारी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। दो मीडियम अलग होते हैं, उस फेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं बेटा। नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और रिफ्रैक्टिव रेज इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसमें रूल कैसे बना है स्टूडेंट, देखो पढ़ने के लिए तो पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसानी से लोग पढ़ लेते हैं, है ना। लोग बहुत अभी कितना टाइम लगेगा, बच जाए है 1 घंटा। थोड़ा देख रही स्क्रीन आती रहे, है ना। तो देखो स्टूडेंट, ये रूल बना कैसे। सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं प्लेन की बात करना चाहूंगा। प्लेन होता क्या स्टूडेंट, थोड़ा प्लेन के बारे में जान लेते हैं। प्लेन समझ पाओगे तब समझ पाओगे। प्लेन होता क्या स्टूडेंट, देखो इस टू डायमेंशन को जब हम लोग करेक्ट करते हैं, 2 डायमेंशन फिगर जो होते हैं बेटा, वो कहलाते हैं प्लेन कहलाते हैं। जैसे बेटा मैं ये नाम दे दूं, जैसे इस तरह से, देखो इस तरह से एक प्लेन का मैं नाम दूं, या जैसे तुम लैपटॉप रखते हो, अपना लैपटॉप थोड़ा सा इधर बन गया, ये मैं इसको इधर बना दूं, तो बेटा ये बेटा दो प्लेन है। अगर आपको नजर आ रहा होगा, कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैं एक चीज ऐसे एकदम, ये वाला प्लेन इस तरह से है, ये वाला प्लेन कुछ इस तरह से, ताकि प्लेन की फीलिंग आ जाए। ये दोनों प्लेन मतलब कोई चीज हमने इस तरह से ऐसे करके रख दिया है ना। तो बेटा देखो ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, इस प्लेन का अपना एक अलग ओरिजिन है। प्लेन क्योंकि एक वर्ड आता है स्टूडेंट प्लेन। अब ये प्लेन का रोल क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है, ये बस थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा इस टॉपिक में आपको। प्लेन ये जो हम लोग पढ़ने के लिए 2 मिनट लगेगा यार, पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं है। क्या है रूल बेटा, प्लेन का मतलब होता है, प्लेन इज द 2 डायमेंशनल एरिया या 2 डायमेंशनल रीजन, है ना, वेयर एनीथिंग बिलोंग टू लीनियरली, जहां पे कोई चीज लीनियरली तौर पे बिलोंग करती हो, है ना बेटा। जैसे ये जहां पे तुम खड़े हो, वह एक प्लेन है। उस प्लेन में देखो तुम एक बिलोंग कर रहे हो, चल रहे हो, है ना। जो तुम्हारे बगल की दीवार बेटा, वो भी एक प्लेन है, उसको हम प्लेन बोलते हैं। तुम्हारे घर पे जितना भी फोटो लगता है उसको हम 2D प्लेन बोलते हैं, कि देखो 2D प्लेन। तो प्लेन की रोल बहुत, प्लेन में क्या होती है, चीजों को डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, कि किस प्लेन में कौन सी चीज कैसी है। जैसे एक डाइस होता है बेटा, डाइस में कितने प्लेन होते हैं, 6 प्लेन होते हैं। 6 2 डायमेंशनल रीजन होता है उनके पास, तो उनके पास 6 प्लेन होते हैं, है ना। तो उसी तरह से आइए अब इस चीज को समझते हैं, क्या है द इंसिडेंट रेज, द रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल टू द बेटा यहां पे समझना,
नॉर्मल टू द इंटरफेस, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन किसके परपेंडिकुलर, इंटरफेस के परपेंडिकुलर, इंटरफेस के परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब इतना वर्ड आपका जो बेटा इतना वर्ड है आपका, ये एक साथ में है। देखो ये जो इतना वर्ड है आपका आता है, ये एक साथ में आता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू, इंटरफेस ऑफ टू, देखो यहां पे इंटरफेस नॉर्मल टू, नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये वर्ड आपको दिखाना, ये वर्ड आपको बोलना जरूरी है, ये सेंटेंस आपको बोलना क्या है जरूरी, क्या, नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल द थ्री लाइज एट सेम प्लेन। अब देखो थ्री लाइज एट सेम प्लेन, बेटा अगर मैं कहूं थ्री लाइज एट सेम प्लेन, इसका मतलब क्या कोई ऐसा भी इसमें जो सर इस प्लेन में नहीं है, इसके प्लेन में नहीं है? हो सकता है। लाइक जैसे कहने का मतलब ये देखो, जैसे तुम जहां पे खड़े हो, जहां पे तुम कुर्सी लगा के बैठ के पढ़ते हो, वो प्लेन एक अलग है, वो आपका जो आपका अर्थ का प्लेन है। तुम्हारा वॉल क्या है, एक अलग प्लेन है। जैसे तुम्हारी दीवार पे टंगी फोटो है और जहां पे तुम खड़े हो, दोनों प्लेन अलग अलग है, क्योंकि जो तुम्हारी दीवार बेटा है वो परपेंडिकुलर है, जहां पे तुम खड़े हो तुम्हारे प्लेन के रिस्पेक्ट में, जैसे तुम जिस जमीन पे खड़े हो उस जमीन के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा प्लेन है, जिसपे तुम्हारे घर का फोटो, मतलब जिसपे देवी देवता का फोटो लगा होगा, वो परपेंडिकुलर है। तो कहीं न कहीं सारी चीजें अलग अलग प्लेन में होती हैं। जैसे अगर बोल दिया गया नॉर्मल, अब जब बोला गया कि ऑल थ्री लाइज एट द सेम प्लेन, तो क्या कोई ऐसा भी है जो उस प्लेन में नहीं है? अब ऐसी बात कैसे आ गई कि सर जैसे कैसे आपने इससे कैसे गेस कर लिया कि ऑल द थ्री लाइज एट द सेम प्लेन? अब तुम ये बात समझो, मैंने कहा कि कुएं में 10 लोग बीमार पड़ गए। अब मैं 10 लोग बीमार, 10 लोग काउंटिंग बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ सही भी होंगे, ये भी बात सही है। अगर मैं बोलता कि कुएं में सभी बीमार हैं, है ना, अगर यहां पे एक वर्ड बोलता ऑल, थ्री वर्ड नहीं लगाता स्टूडेंट, यहां पे थ्री वर्ड नहीं लगाता, तो हम लोग समझ जाते ऑल द लाइज एट सेम प्लेन, मतलब जितनी भी चीजें सब एक प्लेन में, जितनी भी चीजें सब एक प्लेन में है, तब दिक्कत नहीं। ये स्पेशली बोल रहा है कि ऑल द थ्री, केवल 3 एक प्लेन में है, तो कहीं कहीं हमारे दिमाग में जोड़ जाना चाहिए सर केवल 3 अगर एक प्लेन में है, क्या कोई ऐसा भी है सर जो इनके प्लेन में नहीं है? हाँ, तो बेटा आपको मैं एक उससे दिखाना चाहूंगा। जैसे अब आप ये देखो इंसिडेंट रे, बेटा ये जो हमारा पूरा है, ये ध्यान से देखना, ये इस बात को समझना स्टूडेंट, इस चीज को अच्छे से समझना, इस चीज को देख रहे हो, ये है ना, क्या है देखो इंसिडेंट रे, बेटा जो ये वाला हमारा जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, बेटा जो नॉर्मल है, वो सब एक प्लेन, जैसे जिस प्लेन में हमारा ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, जिस प्लेन में हमारा व्हाइट बोर्ड है उसी प्लेन में तीनों है, ये एक प्लेन में। सर वो कौन है जो इस प्लेन में नहीं है? बेटा इंटरफेस आपका देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, बेटा ये तीनों एक प्लेन में है। लेकिन बेटा जो मेरा इंटरफेस है, बेटा वो कुछ इस तरीके से है ना, इंटरफेस जो ये वाला है वो इंटरफेस है। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहां बोला जाता है कि ये तीनों जो लाइन होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, बेटा ये एक प्लेन में होती है, एक सिंगल प्लेन में होती है। लेकिन जो ये वाला ये है इंटरफेस, बेटा हमारा परपेंडिकुलर होता है इनके। बात समझ में आ गई? अब अगला कॉन्सेप्ट सेकेंड लॉ क्या है? बेटा अगर उतना डीपली नहीं समझ पाओगे तो उसको याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे प्लेन वाली बात आई तो मैं थोड़ा सोचा था आपको समझा दूं। क्यों बोला था कि इंटरफेस एक बार जान लेना, इंटरफेस हमेशा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के प्लेन से हमेशा परपेंडी, अगर ये सब इस प्लेन में होते हैं, अगर ये सब इस प्लेन में है, सीधे हैं, तो ये हमारा जो इंटरफेस होता है कुछ इस प्लेन में होता है, इस प्लेन में होता है। बात समझ में आ गई? अगला क्या है? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ, देखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ की हेट्रिक लगेगी, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। बेटा अब ये साइन
साइन आई अपान साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। ये बोल रहे हैं कांस्टेंट होता है। अब इसकी मीनिंग क्या है, द रेशियो ऑफ साइन आई अपान साइन आर कांस्टेंट होता है। बेटा इसकी मीनिंग क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अब ये साइन है क्या बेटा, एक साइन यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटिंग फंक्शन है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेटिंग फंक्शन है जो फंक्शन को पूरे ऑपरेट करता है। सारी वैल्यू यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू पुट करते हैं और ये अपने हिसाब से ऑपरेट करके उनका आउटपुट निकालता है। तो क्लास 10 में जब आप ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ोगे वहां पे चीजें समझ में आएंगी। लेकिन थोड़ा समझने के बाद ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा कोई दो मीडियम है यहाँ पे और वो फिक्स है, हमारा दो मीडियम है वो फिक्स है। अगर यहाँ पे हम आई और आर की वैल्यू को मेजर करें या साइन मतलब हम डिफरेंट एंगल पे, अगर हम लाइट रेज को डिफरेंट एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट कराएं तो कुछ ना कुछ हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा। बोलो, अगर हम डिफरेंट एंगल पे अगर लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराएं तो हमको अलग अलग रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा। अच्छा, अलग अलग रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा तो इसका मतलब क्या निकलता है, और जब अलग अलग इंसिडेंट पे अलग अलग रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा तो जब हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू को इसमें रखेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी बेटा ना हमेशा सेम होगी। जो उनकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम। ये रेशियो है ना, ये कांस्टेंट क्यों लिखा गया, ये कांस्टेंट इसलिए लिख दिया गया क्योंकि आप जैसे दो मीडियम, अगर फिक्स मीडियम कोई है, अब हो सकता है दो अलग अलग मीडियम के लिए कांस्टेंट, भाई इसीलिए तो आगे चलकर एक रूल बन जाएगा, इसीलिए चीजों को तो हम पहचान जाएंगे। बेटा ये किसी दो मीडियम के लिए बात किया जा रहा है, किसी दो मतलब जिस दो मीडियम के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये नहीं कि दुनिया में कोई भी दो मीडियम, नहीं, किसी भी दो मीडियम, कोई भी आप दो मीडियम चूज कर लीजिए, एक रेयर हो चाहे डेंस हो, कोई दो मीडियम चूज कर लीजिए, है ना। वो इस पर्टिकुलर किसी मीडियम के लिए, स्पेशली किसी दो मीडियम के लिए बेटा होता है ना। अब ये नहीं कि मैंने सर पूरे कोई मीडियम, सर अगर लाइट रेज वैक्यूम से एयर में जाए, वैक्यूम से ग्लास में जाए, वैक्यूम से वाटर में जाए, क्या सबके लिए नहीं बेटा, किसी चाहे अगर मान लो जैसे आपका लाइट रेज एयर से वाटर में जा रहा है, लाइट रेज आपका अगर एयर से बेटा वाटर में जा रहा है, तो एयर से वाटर में जा रहा है तो ये जो साइन आई और साइन आर का रेशियो है उसकी एक स्पेशल कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, स्पेशल उसी के लिए, एयर और वाटर के लिए। आपकी लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही है तो साइन आई और साइन आर का रेशियो स्पेशल एयर टू ग्लास के लिए अलग कुछ निकलेगा। बात समझ में आई। तो ये किसी भी दो मतलब पर्टिकुलर टू मीडियम के लिए, किसी पर्टिकुलर टू मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का उस समय जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एयर ले लिया, हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, और हम एयर और वाटर को हम ले लिया और डिफरेंट एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कराने लगे और डिफरेंट एंगल पे लाइट रे हमारी रिफ्रैक्ट होने लगी, ठीक। तो उस समय उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए आई और आर की डिफरेंट वैल्यू पे भी हमारा जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। जैसे बेटा एयर टू ग्लास, जैसे एयर टू ग्लास के लिए जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू है बेटा वो फिक्स है, वो कितना आता है, यानी कि अब देखो मैं ये नहीं कहा सबके लिए, अब एयर टू ग्लास, जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जाती है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सॉरी जो मेरे कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.5 आती है। 1 पॉइंट कितना आती है, यानी कोई भी एंगल रख लो, इंसिडेंट कोई भी एंगल रख लो, रिफ्लेक्टेड एंगल भी कोई आ जाए, जब रेशियो निकालोगे तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। अब सर इसका प्रूफ, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़िएगा तब हम इसका प्रूफ आपको अच्छे से दे देंगे। हमारी बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं एयर टू ग्लास के लिए, है ना, इसी तरह से एयर टू, मान लीजिए एयर टू वाटर के लिए, एयर टू वाटर के लिए जाइए तो एयर टू वाटर के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो है बेटा वो 1.33 है। 1 पॉइंट, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू 1.33 है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडियम। किसी भी दो रिस्पेक्टिव मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। मैं अब सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में कोई भी दो मीडियम ले लीजिए उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी, नहीं, पर्टिकुलर जिस दो मीडियम के लिए आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, पर्टिकुलर जिस मीडियम के लिए आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जिस दो मीडियम में देखने जा रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होगी। कोई भी एंगल रख लो, कोई भी रिफ्लेक्टेड एंगल आ जाए, वैल्यू वही रहेगी। बात समझ में आ रही है हमारी, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है ना कि दुनिया में कोई भी मीडियम, दो मीडियम ले लो, तो कोई दो मीडियम ले लो तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो कांस्टेंट, नहीं बेटा, पर्टिकुलर टू मीडियम के लिए, किसी स्पेशल दो मीडियम के लिए ऐसा हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है।
आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलकम स्टूडेंट अगेन। तो स्टूडेंट पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि किसी फॉर एनी टू डिफरेंट एंड पर्टिकुलर मीडियम, किसी दो डिफरेंट और पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो साइन, फॉर एनी टू डिफरेंट एंड पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो हमारा साइन आई और साइन आर का स्टूडेंट जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। अरे फिजिक्स में एक बहुत बड़ी चीज है, हम किसी कांस्टेंट को एज कांस्टेंट ही तो हमेशा पढ़ते नहीं, उस कांस्टेंट को कोई ना कोई हम लोग नाम देते हैं, है ना। जैसे तुमको याद आ रहा है ना, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था। अब यहाँ पे एफ इक्वल हमने क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट आता था, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता था, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो फिजिक्स क्या करती है बेटा, कांस्टेंट को एक नाम देती है, उसको एक क्वांटिटी देती है, उसको एक कोई एक उसका स्पेशल लाइबल वर्ड सेलेक्ट करती है, जिससे उसको हम आसानी से इंडिकेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सबका सुनो, अगर हम सारे जितने भी कांस्टेंट मिलते और सबका नाम कांस्टेंट ही रहने देते, तो बताओ इतने सारे कांस्टेंट हम लोग क्या बोलते हैं, ओ ग्रेविटेशन वाला कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट, है ना, फोर्स वाला कांस्टेंट, यहाँ वाला कांस्टेंट, फलाने वाला कांस्टेंट, केवल हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट बोलते हैं। बट फिजिक्स ने क्या किया, सबको एक लाइबल वर्ड दिया कि मतलब इस कांस्टेंट को कुछ नाम दिया जाए। जैसे इसके जगह पे क्या दिया गया स्टूडेंट, इसके लिए एक स्पेशल सिंबल दिया गया, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एक नाम दिया गया। उसी तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई और साइन आर का जो कांस्टेंट होता है उसी का एक नॉमिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया। मींस the ratio of sin I upon sin R will be equal to the refractive index of medium, will be refractive index of medium। मेरी बात समझ में आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल बेटा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n भी होता है, सुन लो, n भी होता है और म्यू भी होता है। सर दो सिंबल, चमत्कार हो रहा है, दो सिंबल इसलिए बेटा क्योंकि कुछ जो फिजिक्स के टीचर हैं कुछ लोग म्यू को लेकर चलते हैं, क्योंकि आगे चल के आप म्यू पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे। अभी फिलहाल एनसीईआरटी ने और साइड बुक में आपके एन दिया गया है, एक्चुअली मेरे नोट में मैंने म्यू लिखवाया है, बट आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विथ एन, हम लोग एन के साथ चलेंगे। अब जहां पे हमने कांस्टेंट लिखा है, जहां पर हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, कांस्टेंट लिखा है, वहां पे हम क्या लिख देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन। बात समझ में आई। तो अब रिफ्रैक्टिव क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई बोलेगा तो है क्या, तुम क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इतना भी बोल दिया आपने, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sine of angle of refraction is called is just equal to, या आप बोल सकते हैं the angle, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is the constant and that constant is known as refractive index। बस काम खत्म भाई, जो कांस्टेंट का नाम दिया गया वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बट बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बाद में पता चला भाई इससे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जहां पे कांस्टेंट था वहां पे मैं क्या हटा के कर दूंगा, जहां पे कांस्टेंट था वहां पे मैं हटा कर दूंगा एन, ठीक बेटा। लेकिन ये एन है ना, ये बहुत कुछ बताता है, एन है ना, एन क्या है, बहुत कुछ बताता है बेटा एन। अब जैसा मैंने लिख दिया क्या समझ जाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा जानते हो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जैसे बोल दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमेशा बेटा उस मीडियम की स्ट्रेंथ बताता है जहां पे लाइट इंटर कर रही होती है, याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी असली दमदार मजबूत डिफिनेशन सुनो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फिजिकल लाइबल क्वांटिटी दैट टेल अस the strength of second medium, the strength of second medium with respect to first medium, that how does he deviate the light, how does that medium deviate the light towards normal। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
दूसरे मीडियम की स्ट्रेंथ होती है कि वह लाइट रेस को कितना डेविएट कर ले नॉर्मल की तरफ। अब तुम यहां पे क्वेश्चन सोचो, सर आप स्पेशली नॉर्मल की तरफ वाली ही बात क्यों कर रहे हैं? भाई जैसे किसी मीडियम की ताकत क्या है, किसी भी मीडियम की स्ट्रेंथ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी मीडियम की स्ट्रेंथ लाइट रेस को डेविएट कराना। तो सर लाइट रेस को डेविएट कराना, लेकिन नॉर्मल की तरफ ही आप बोल रहे हैं, नॉर्मल से दूर वाला बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो स्टूडेंट, अब यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जब बात दिमाग में आई, जब रिफ्रैक्शन की बात दिमाग समझ में आई, तो लोगों ने एक चीज, साइंटिस्ट ने और मैथमेटिशियन ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि किसी भी मीडियम की जो स्ट्रेंथ है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू किसके नापी जाए? एयर के रिस्पेक्ट में मेजर की जाए, एयर के रिस्पेक्ट में लाया जाए। हमारी बात समझ में आ रही है? तो अब सुन लो, एयर के रिस्पेक्ट में, तो मेरी बात समझना, एयर के रिस्पेक्ट में दुनिया का कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, एयर के रिस्पेक्ट में, चाहे तुम ग्लास ले लो, चाहे तुम वाटर ले लो, चाहे तुम डायमंड ले लो, चाहे कोई भी ट्रांसपेरेंट ले लो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लो। अब बेटा एयर के रिस्पेक्ट में सब बताओ कैसे होंगे? डेंस होंगे, सब डेंसर होगा। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास डेंसर, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर डेंसर, एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड डेंसर। ये एक्सपेरिमेंट है। तो कहीं ना कहीं, तो जब सारी चीजें हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर मुझे इन तीनों में बताओ, अगर मुझे इन तीनों में मुकाबला करवाना पड़ गया, एयर वर्सेस ग्लास वाटर डायमंड, ग्लास वाटर डायमंड में मुझे मुकाबला करवाना पड़ गया कि बताइए सबसे अच्छा कौन है, किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अच्छा है? तो बेटा इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो पहचान है ना, तो ये इसी से होगी कि जब लाइट रेज एयर से ग्लास में आए, जब लाइट रेज एयर से वाटर में जाए, जब लाइट रेज एयर से डायमंड में जाए। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जाए, जब लाइट रेज एयर से वाटर में जाए, जब लाइट रेज एयर से डायमंड में आए, तो ओवरऑल क्या है? देखो ये सारे ये सब हो गए हमारे डेंसर हो गए भाई, ये सब कैसे मीडियम हो गए? हमारे डेंसर। और ये हमारा क्या हो गया? रेयर। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां तक मेरी बात समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मीडियम। आया सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की स्ट्रेंथ को बताता है कि वो आने वाली लाइट रेज को कितना डेविएट कर सकता है। हमारी बात समझ में आई? तो अब जैसे अगर इन तीनों का अगर हमको पहचान करना है, अब जैसे मैं यहां पे सिंबोलॉजिक आप लोगों को ले लूं, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि ग्लास वाला मैं समझा रहा हूं, यहां समझा देता हूं कि जब ग्लास एयर से ग्लास में जा रहा है तो लाइट रेज इतना आ रही है, और सॉरी मैं यहां से लेता हूं, लाइट रेज इतना आ रही है और इसको इतना झुका दे रहा है। ये हमारा एयर हो गया और ये हमारा ग्लास हो गया। अगला ये हमारा एयर हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। बेटा आप बेटा एयर और ये हमारा डायमंड हो गया। अब यहां पे तुम देखो, एयर से ग्लास में गया, एयर से वाटर में गया, एयर से, मैं क्यों अभी मैं कंफर्म बता नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूं। अभी सर रट्टा मत मान लेना, सर ने ऐसा बोला था बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं। अब तुम देखो, जब लाइट रेज एयर से ग्लास, अब ग्लास वाटर डायमंड, ग्लास वाटर थोड़ा छोटा हो गया होगा, बस बता रहा हूं लेकिन समझ जाओ। ग्लास वाटर डायमंड, बेटा तीनों में लाइट रेज एक ही एंगल पे हमने डाला, एक ही एंगल पे भाई। जैसे ताकत अगर देखनी हो तीन लोगों की ताकत देखनी हो, तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो? सबको इक्वलिटी में कोई मेजरमेंट दोगे, है ना? जैसे हर दिन जो इतने मीटर दौड़ जाएगा, जो हाइट इतनी होगी, वही पुलिस भर्ती में होगा। तो सारे लोगों को हमने एक ही एंगल पे लाइट रेज इंसिडेंट कराई, तो देखा कि जो डायमंड है बेटा ना, डायमंड, अब देखो स्ट्रेंथ कैसे पता चल रही है। अब डायमंड ने सबसे ज्यादा लाइट रेज को नॉर्मल की तरफ बेंड किया है। डायमंड ने सबसे ज्यादा लाइट रेज को नॉर्मल की तरफ बेंड किया है। उसके बाद वाटर ने, उसके बाद ग्लास ने, है ना बेटा? यहां पे मैं उल्टा कर देता हूं, यहां पे वाटर कर लो तुम, वाटर, और यहां पे ग्लास कर लो, क्योंकि सही रहे, जो रहे सही रहे। देखो सबसे ज्यादा बेंड कौन किया? डायमंड। फिर कौन बेंड किया? ग्लास। फिर कौन बेंड किया? वाटर।
तो कहीं ना कहीं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एक वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है किसी भी मीडियम का कि वो लाइट रेज को कितना बेंड कर पाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम दैट he have ability to that it have ability to bend the light towards the normal। बेटा जो मीडियम लाइट रेज को जितना नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा वही उसकी एक स्ट्रेंथ बोली जाएगी। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अच्छा किसका है, तो सर सबसे ज्यादा बेंड कौन कर रहा है, डायमंड। तो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ किसका होगा बेटा, डायमंड का। अगर क्यों, क्योंकि डायमंड ने लाइट रेज को देखो सबसे ज्यादा कौन, ये इतना एंगल बताओ, इतना डेविएशन, इसमें देखो इतना कम डेविएशन, इसमें देखो इतना देखो ये लाइट रेज बेचारी कहां जा रही थी, लाइट रेज इधर जा रही थी, उसको घुमा के इधर ला दिया। अरे जैसे तुमको एक रॉड दिया जाए सीधा, 3 बंदों को खड़ा कर दिया है, मेरी बात अभी हाथ समझो, बंदा 1, बंदा 2, बंदा 3, तीनों को रॉड दिया गया। ये बंदा रॉड को बस थोड़ी यहां से लेकर ऐसे था, उसको बस इतना मोड़ पाया। अगला बंदा रॉड को यहां था ऐसे था, रॉड को ऐसे मोड़ दिया। एक बंदा ये बेटा ये रॉड को एकदम ऐसे मोड़ देता, इधर रॉड को एकदम ऐसे मोड़ देता है। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा। तो रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन एक बेटा टॉपिक ही तो है जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट के डिविएशन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ऐसा लाइबल वर्ड है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि जो हमको बताता है कि डेविएशन कितना हुआ या किसी मीडियम की ताकत क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसी मीडियम की ताकत को बताता है ना, विद रिस्पेक्ट टू किसी भी मीडियम की ताकत, उसकी विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, मतलब है। तो हमने यहां पे एयर को चूज किया। वेलकम स्टूडेंट। बेटा मान लो हमारी लाइट रेज कोई फर्स्ट मीडियम से किसी सेकंड मीडियम में इंटर कर रही हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रेजेंटेशन है, जो इसका सिंबल रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और कभी अगर वो हमको अगर लैंग्वेज में अगर ऐसे देंगे तो हम लोग उसको ऐसे डिटेक्ट करेंगे। जैसे लाइट रेज अगर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1 and 2, 1 and 2, मतलब लाइट रेज हमारी पहली मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो बताओ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो भाई उसका कुछ ना कुछ सेकंड मीडियम का अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो हमेशा रूल तो यही रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बेटा ये विद रिस्पेक्ट टू और ऑफ, ये वर्ड है बेटा, इनको याद रख लेना, ऑफ और विद रिस्पेक्ट टू, बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट क्वेश्चन में आपका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी कि ओवरऑल 1 and 2, 1 and 2 से यानी कि 1 and 2 से हमें पता क्या चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि मैं सेकंड मीडियम की यहां पे ताकत जानने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कैसी ताकत कि लाइट रेज पहली मीडियम से जब आ रही है तो सेकंड मीडियम उसको किस तरह से नॉर्मल की तरफ डेविएट कर रही है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, बात समझ में आ रही है। अब बेटा जैसे इसी पे एक और एग्जांपल ले ले हम लोग, तो स्टूडेंट देखिए, जैसे मान लीजिए कि लाइट रेज एयर से वाटर में अगर इंटर कर रहा है तो इस सेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे और इसका सिंबल लिखेंगे कैसे। लाइट रेज एयर से वाटर में जा रही है तो हम लिखेंगे एयर से वाटर में ANW, ANW। ANW का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लाइट रेज इंटर्ड फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से कहां जा रही है, वाटर। तो अब लाइट रेज अगर एयर से वाटर जा रही है तो बताओ तुम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे। सर एयर से अगर वाटर में जा रही है तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो अब लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां पे चीज और समझना स्टूडेंट, एन किधर किसको लिखते हैं, इधर बेटा जब कभी देखो ये तो समझ जाओगे कि अगर ये बोल रहे हैं कि लाइट अगर रेज इससे जा रही है तो उसको तो तुरंत लिख लोगे, लेकिन ये जब ऐसे बोलते हैं कभी आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो बेटा ये जान लेना कि ऑफ वाला जो रहेगा वो हमेशा यहां रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड,
हमारा हमेशा ऑफ वाला कहां रहता है, राइट साइड में रहता है। किधर आता है स्टूडेंट, राइट। थोड़ा इधर लिख दें, दिख नहीं रहा होगा, कहां लिखे, कहां लिखे, यहां पे लिख दे रहे हैं, छोड़ा थोड़ा सा जगह है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां से बॉक्स बना दे रहा हूं। क्या होता है देखो, एन बेटा जो इधर रहता है, इधर ऑफ वाला हमेशा लिखा जाता है, यानी कि सॉरी राइट। बेटा इधर कौन सा वाला लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू वाला, यानी लेफ्ट। लेफ्ट में हमेशा क्या से लिखते हैं, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना रहता है उसको हम सिंबल में इधर रखते हैं, और जिसका निकालना होता है ऑफ वाले को हमेशा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऑफ वाटर का मतलब, ऑफ वाटर का मतलब यहां पे बेटा हो जाएगा W, है ना। विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब यहां पे हो जाएगा A। देखो दोनों तरीके से आपका मैच कर रहा है, यानी कि कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर यहीं पे स्टूडेंट खेल बदल देता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर ऐसे खेल कर दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ऑफ एयर यानी कि जहां पे, अब समझना, इसको इरेज करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऑफ वाला हमेशा नहीं, एयर यहां आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो मतलब वाटर कहां पे आ जाएगा, यहां। अच्छा अब इसकी मीनिंग एक और निकल रही है, अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, भाई तो रिवर्स भी तो हो सकता है। अरे भाई तुम बहुत मजबूत हो, तुम उससे बहुत मजबूत हो, इसका उल्टा, राम श्याम से मजबूत है तो श्याम राम से कमजोर होगा, उसका उल्टा भी मतलब निकलेगा ना। अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं, तो वाटर के रिस्पेक्ट में हम एयर का भी निकाल सकते हैं, उल्टा खेल चलेगा, मजा आएगा। हमारी बात समझ में आ गई स्टूडेंट, है ना, हमारी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं, तो अब WNA क्या बताएगा, कि WNA बता रहा है कि अब WNA है तो यहां पे बेटा W हो जाएगा, यहां पे A हो जाएगा। लाइट रेज इंटर्ड फ्रॉम वाटर टू एयर, सारा खेल बदल जाएगा, और यहां पे जहां पे आपने एयर, यहां पे क्या हो जाएगा वाटर, और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एयर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए कुछ और चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि मतलब होता क्या है। चलिए स्टूडेंट आइए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, लाइट रेज बेटा अगर हमारा वाटर से ग्लास में जा रहा है, भाई वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी सबकी अलग अलग है। अब बहुत लोगों को लगता है ना, देखो आप लोगों को लगता होगा सर ग्लास से तो बहुत ज्यादा अच्छे दिखता है, वाटर से ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, तो सर वाटर तो ज्यादा डेंस है ना इसलिए वाटर से नहीं दिखता है। हमने क्या कहा था बेटा, ऐसे नहीं पता कर पाओगे कौन डेंस है कौन ऑप्टिकल रेयर है, एक्सपेरिमेंट बताएगा, किसमें कितनी ताकत है बेटा वो बताएगा, ठीक है ना। वाटर ग्लास, लाइट अगर वाटर से ग्लास में जा रही है बेटा तुम उसको किस तरह से लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, वाटर से ग्लास में जा रहा है तो वाटर से ग्लास में जा रहा है कैसे लिखोगे, वाटर से ग्लास यानी कि W। अच्छा अगर आपसे ऐसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे बेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले एल लिखोगे, ऑफ ग्लास यानी कि G, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो विद रिस्पेक्ट टू वाले हमेशा WNG, है ना, इक्वल बेटा चूंकि किसके बराबर था, साइन I अपान साइन RK, साइन I अपान साइन RK, है ना। और WNG की मीनिंग क्या निकल गई, WNG की मीनिंग क्या निकल गई, लाइट रेज हमारी वाटर से कहां जा रही है, ग्लास में, यानी कुछ इस तरह से सिंबलाइजेशन होगा, ये हमारा वाटर होगा, ये स्टूडेंट वाटर से ग्लास। अगर यहीं पे क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तब कैसे लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऑफ वाला हमेशा इधर आता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो यहां पे ये G रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से सिंबल होते हैं। आइए चलते हैं कुछ फार्मूले की तरफ, कुछ और अच्छी चीजों की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनका मतलब क्या होता है, किस चीज का कैसा क्या मीनिंग होती है। तो है ना, बड़ा वेलकम है आप लोगों का। अगला टॉपिक हमारा एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इस चीज को पहले समझ लो। बेटा एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि प्योर, निरपेक्ष, शुद्ध, मतलब ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालें तो कैसे निकालें? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमको यार इस मीडियम का करेक्ट, जैसे मान लो हम अर्थ पे हैं, अब अर्थ पे है हम ग्लास, हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। चलो हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं और ये हमारा ग्लास है, तो सोचो कि पहले लाइट रेज ग्लास से पास होगा, यहां पे मैं जूम करूंगा तो लाइट रेज पहले कहां से पास होगा? ग्लास से पास होगा। ग्लास से पास होने के बाद तब वाटर में जाएगा। तो क्या मुझे एक्यूरेट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर ओरिजिनल चाहिए, सोचो किसी चीज की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो भाई उसको एकदम प्योर दीजिए। हमारी बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी मीडियम से मेजर करना, विद रिस्पेक्ट, एक ऐसी मीडियम के रिस्पेक्ट में मेजर करना कि जो मीडियम बेटा ऐसा हो जहां पे लाइट की स्पीड एकदम मैक्सिमम हो। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसे मीडियम के रिस्पेक्ट में मेजर करना जहां पे लाइट की स्पीड क्या हो? मैक्सिमम, ताकि हम उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने यहां पर रिफ्रैक्शन स्पीड के कारण ही पढ़ा है, स्पीड के डेविएशन, लाइट के डायरेक्शन के बदलने की वजह से सारी चीजें हमने सीखा है इन चीजों को। तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा मीडियम चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेटा आप किसी भी मीडियम की असली औकात पता कर लेना, किसी मीडियम की असली औकात क्या है। हमारी बात समझ में आ रही? कि जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा ग्लास है, अब यहाँ पे तुम्हारा वाटर है, तो लाइट मान लो बेटा हमारा यहां से आया तो लाइट की कुछ स्पीड इसमें कम हो गई है ना। लाइट यहां पे तुम्हारा, मेरी बात समझना, यहां पे ग्लास है, अब यहां पे क्या है? वाटर। अब लाइट रेज इंटर करती है, यहां पे मान लो इसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहां पे इसकी स्पीड हो गई 2.8 मीटर पर सेकेंड। लाइट रेज जैसे इसमें आई, लाइट की स्पीड हो गई जैसे पहले बेटा यहां पे क्या कर लें, हाँ मान लो यहाँ पे 2.3 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड घट के हो गई। यहां पे लाइट की रेज स्पीड घट के कुछ कितनी हो गई स्टूडेंट? 2.46 हो गई, 2.6। जैसे वाटर में गई तो लाइट की स्पीड कितनी हो गई? 2.6 मीटर, सॉरी 3 × 10⁸ लगा लीजिए अपने से, 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आप जो ऑब्जर्वर होगा बेटा वो इसी हिसाब से आकर लगाएगा, ओ ये लाइट रेज तो बस इतनी तो डेविएट कर पा रही है, 2.6 मीटर पर सेकेंड। यार कहेंगे ओ वाटर ने इतना लाइट की स्पीड को कम कर दिया, लेकिन क्या हमको ये सही आंकड़ा मिला? क्या ये हमको सही डाटा मिल गया? क्योंकि कुछ तो स्पीड इसने ही कम कर दिया था। मान लो सॉरी यहाँ पे मैं 2.1 मान लू, समझाने के लिए बस बता रहा हूं। जब मैं कोई चीज समझाने के लिए बताता हूं उसको तुम अच्छे से वो मत कर लिया करो कि यही बात है। हो सकता है कि वैल्यू कुछ इधर उधर की हो, तो हो सकता है कि ग्लास ने 2.3 किया, यहाँ पे 2.1, तो देखने वाले को लगेगा वाह वाह वाटर क्या मीडियम है, वाटर ने लाइट की स्पीड को बहुत कम कर दिया। लेकिन इनको क्या पता कि लाइट की स्पीड को पहले से ही ग्लास कम कर दिया था, इस कम को वाटर ने और कम कर दिया। तो क्या आपको वाटर की एक्यूरेट स्ट्रेंथ पता चली? नहीं सर, एक्यूरेट स्ट्रेंथ तो पता चली नहीं। बोलो, जैसे रस्सी कसा के खेल में एक रस्सी इधर गई, एक रस्सी इधर गई, अब 4 लोग इसको पकड़ के खींच रहे हो, कौन कितना खींचा क्या बता सकते हो? नहीं। तो कैसे क्या पता करें? सर किसी को मत करिए, बीच में किसी को मत करिए, सीधे जिस बंदे को टेस्ट करना हो सर उसी बंदे को रस्सी पकड़ा दीजिए। चलिए भैया अपनी ताकत अब बताइए, है ना। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सीधे हम वहां से उसी से मेजर करें जिस मीडियम में लाइट रेज की स्पीड मैक्सिमम है। बात समझ में आई? क्यों हम ग्लास, क्योंकि अर्थ हमारे यहां तक आते थे, लाइट ना जाने कितने मीडियम से पास होकर आती है और लाइट की स्पीड पता नहीं क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे आसानी से तो किसी चीज की एक्यूरेट कैपेसिटी भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है?
तो इस तरह से तो आप लोग सर वाटर का जब मेजर ही करें तो सीधे सर उसके पास एयर के सीधे एयर के पास वैक्यूम के पास ले जाएं, वैक्यूम के पास सर ले जाएं, वैक्यूम के पास ले जाएं, वैक्यूम के पास हम अपने वाटर को कहां पे ले जाएं, वैक्यूम में ले जाएं। जब लाइट रेज वैक्यूम से मेरे वाटर में आ जाएगी सर वहां तो मुझे सही सही पता चल जाएगा। तो हाँ, तब सबके समझ में आया कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब मेजर किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब समस्या यह है कि सर जिस मीडियम का हमको निकालना है हम उसको सर वैक्यूम में ले जाएंगे, अंतरिक्ष में ले जाएंगे, या तो बहुत बड़ा ग्लास बनाएं उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करें तब जाकर पता कर पाए। तो बेटा साइंटिस्ट लोगों ने एयर को नियर अबाउट वैक्यूम की इक्वल मान लिया और ये कहा कि जो लाइट की जो स्पीड है नियर अबाउट एयर में, वैक्यूम और एयर में लगभग बेटा इक्वल तो नहीं होती, बट अपने कैलकुलेशन के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी क्षमता के लिए इन्होंने मान लिया कि एयर इज जस्ट इक्वल टू वैक्यूम। तो तब जाके हमको करेक्ट एक्सप्लेनेशन पड़ता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ब्रैकेट में लिख देंगे एयर। क्यों एयर? वैक्यूम हम क्रिएट करना हमारे पास बेटा मुश्किल है, तो हम एयर को ये एज्यूम कर लेते हैं। ये एयर क्या है? एयर ही हमारा सबसे वह मीडियम है जहां पे लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम, हम ये एज्यूम करते हैं अपने फिजिकली कैलकुलेशन के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड absolute refractive index, absolute refractive index of that medium। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, है ना? तो किसी भी चीज का जैसे मैं कह दूं ANG, ANG बेटा क्या बताता है बताओ? ANG क्या बताता है? ANG आपको बताता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। डब बताओ, इसी तरह बताओ ANW, ये क्या बताता है बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। AND एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो कहीं कहीं स्टूडेंट ये सारी चीजें हम लोगों को पता चलती है ना? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। बेटा कुछ रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, अगर कहीं पर 1 and 2 लिखा गया है तो 1 and 2 बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N2 upon N1, N2 upon N1। बेटा जहां पे N2 के पहले छुपा होता है, चाहे लिखिए, जहां पे N2 क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम। और N1 क्या होगा बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। मींस कहीं न कहीं इनके आगे ए बेटा छुपा होता है, देखो AN2, AN2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 and 2 का मतलब बेटा इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1 and 2, 1 and 2 मतलब किसी सेकेंड मीडियम लाइट फर्स्ट मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमारी बात समझ में आई? बेटा इसका एक और, चूंकि स्पीड से जो कनेक्शन इसका होता है, एक और स्पीड से कनेक्शन स्टूडेंट होता है कि 1 and 2 का मतलब बेटा ये भी होता है, 1 and 2 का मतलब होता है V1 अपान V2, V1 अपान V2, जहां V1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये तो बहुत पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि क्योंकि सारा खेल स्पीड का ही था, और जान लेना जिसका खेल रहता है वो फार्मूले में आता जरूर है। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम V2
स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो बताओ बेटा मैं 1 and 2 को क्या लिख सकता हूं, n2 अपान n1 इक्वल v1 अपान v2, और इक्वल जब इसको बेटा इधर करोगे तो क्या बनेगा, देखो n1 v1 इक्वल n2 v2। बेटा ये फार्मूला फाड़ू फार्मूला है, जबरदस्त फार्मूला है जिसको आपको जानना चाहिए। n1 v1 इक्वल n2 v2, या n1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, v1 स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, n2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बात समझ में आ रही है बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट देखो बेटा, एक ही सेंस के, एक ही वर्ड के या एक ही सेंटेंस के, मैं सेंटेंस सब यूजफुल सेंटेंस मीनिंग कर दे रहा हूं। कुछ यूजफुल सेंटेंस की बेटा मीनिंग क्या होती है, देखो अगर बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज x, उसके कई मीनिंग निकलते बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x का मतलब बेटा होता है कि मैं मीडियम को बेटा मान लो कि यहां पे मीडियम को मैं m से डिनोट कर रहा हूं, तो उसके पहला मीडियम है कि अगर कहीं आपको अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो समझ जाना वो आपको क्या दिया गया है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब आपको अगर ये डाटा पता चल जाएगा तो उसने केवल इतना आपको क्वेश्चन में देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल x, तो वो आपको एक ही जानकारी नहीं दे दिया, बस वो आपको कई जानकारी दे दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उस सेंटेंस को वो 3 अलग अलग तरीकों से दे सकता है, तो आपको समझना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल x का मतलब वो क्या दे रहे हैं आपको, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे। जब भी क्वेश्चन में देंगे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे। और उसका एक मतलब और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक, वेलकम स्टूडेंट। अब जैसे बेटा दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है। अगर तुमको बोर्ड में बोल दिया जाए या क्वेश्चन बोल दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया, तो ये क्या दिया गया है, तो पक्का समझना ये हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। क्या दिया गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या के बराबर किसके हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया है ना। क्योंकि आपको देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या समझोगे, ओ ये तो हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, या तो सीधे भी बोल सकते हैं इफ दे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट, बेटा वो आपको हमेशा अगर सीधे लिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप समझ जाइए वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अगर वो इतना दे रहा है तो आप सिंबलाइज कैसे करोगे, सिंबल में कैसे लिखोगे, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या लिखोगे, A&W। इसी तरह से अच्छा A&W बेटा याद करो, अगर 1N2 था, 1N2 था तो हम लोग क्या करते थे, V1 अपान V2 पढ़े थे। उसी तरह से बेटा अगर A&W है, A&W है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि A है तो VA अपान VW, VA अपान, तो A&W का मतलब क्या हो गया, अगर A&W अगर आपको दिया गया है मतलब VA अपान VW, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। उसी तरह से आपको बेटा ये देगा ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या दिया गया बेटा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। और इसको लिखोगे कैसे, चूंकि A&G, हमारी बात समझ में आई, आ रही दोस्तों, है ना, सॉरी स्टूडेंट्स। और A&G को कैसे लिख सकते हो, A&G को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जब हम लोग 1N2 लिखते थे तो V1 अपान V2, तो पहले मीडियम स्पीड अपान सेकेंड मीडियम स्पीड। उसी तरह से पहला मीडियम हमारा एयर है तो एयर में स्पीड अपान ग्लास में स्पीड। बात समझ में आ गई, बात आ गई होगी समझ में स्टूडेंट। अगला क्योंकि बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, 3 टाइप के फार्मूले बनते हैं। अगर स्टूडेंट को यहाँ पर उन्होंने हमको क्या दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या ऐसे बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव, देखो मैं ए बार बार नहीं बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये हमारा क्या है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलो चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला। अब हमको अगर इन्होंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम इन्होंने हमको वाटर दे दिया, तो स्टूडेंट अगर हमसे ये कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू है, मेरा जितने मेरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, बताना है? वाटर को। तो कुछ मत करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जैसा ऑफ वाला पहले यहां लिख लो, एन ऑफ ग्लास तो एन जी, रिस्पेक्ट टू वाटर ये डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी, अच्छा चलो डब्ल्यू एन जी को बेटा 1n2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1n2 को लिख सकते हैं 1n2 इक्वल n2 अपान n1। तो 1n2 जहां n2 क्या होता है बेटा, हमने क्या बताया था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। n1 क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा निकाला किसके जाता है? तो ए ये डब्ल्यू एन जी है, सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा? देखो एन जी, देखो एन जी अपान एन डब्ल्यू, एन जी अपान एन डब्ल्यू। अच्छा ये बताओ एन जी अपान एन डब्ल्यू लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन ये है क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस डब्ल्यू एन जी मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? ए एन जी ए एन डब्ल्यू। जो ए एन जी की बेटा वैल्यू दी गई होगी x, ए एन जी की वैल्यू y दी रहेगी, ए एन जी चूंकि रख दोगे तो आंसर जो आपका आएगा, है ना, बात समझ में आ जाएगी, x अपान y। और बेटा स्पीड के रिलेशन में कैसे निकालोगे? डब्ल्यू एन जी स्पीड वाले में क्या चलता है? देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेटा पहले दूसरा वाला चलता है, फिर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रेशियो के सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले सेकंड वाले को लिखते हैं, फिर फर्स्ट वाले को लिखते हैं। लेकिन जब स्पीड निकालते हैं तो पहले ऊपर पहले वाले मीडियम का स्पीड लिखते हैं, फिर सेकंड वाले का। स्पीड के लिए बेटा ये है, तो कैसे लिखोगे? वीजी अपान सॉरी वी डब्ल्यू अपान वीजी। बहुत आसान होता है ये न्यूमेरिकल सेक्शन बेटा। कल 3 न्यूमेरिकल सेक्शन आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स। बहुत लंबी वीडियो है क्योंकि बहुत ज्यादा बनाना भी था।